हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर केशव मिश्रा आपके बीच लेकर आए हैं राजीव क्वेश्चन बैंक के फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, वो भी ऑनलाइन। जैसा कि ऑनलाइन होने की वजह से आप घर पर बैठकर आसानी से सारे चैप्टर के प्रैक्टिस अलग अलग वीडियो में देख कर आप थ्योरी पार्ट को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, सारे प्रश्नों का आप घर पे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से पढ़ना। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, कैसे इसमें सूत्र निकलते हैं, कैसे उसका यूज किया जाना है, ये सारी चीजें बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, दिया हुआ है वैद्युत आवेश के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसका प्रभाव क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वैद्युत आवेश, जैसा कि इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि इसका दिया गया है परिभाषा कि एक क्वांटीकृत राशि है, यह पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। क्या कराता है? ये पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति से किसी अन्य पदार्थ पर एक बल का अनुभव कराता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। अब अनुभव तो कराता है, ये गुण आया कैसे, उसको एक बार हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि गुण उसके अंदर आता कैसे और कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है। आइए समझते हैं इसको हम लोग। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई एटम है, कोई पदार्थ है, ठीक, तो उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं? अगर कोई पदार्थ है विरामावस्था में, न्यूट्रल इसको बोलते हैं, न्यूट्रल है, तो उसके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कोई हमारा है आवेशित पदार्थ नहीं है ये, ठीक, तो इसके पास क्या होगा? नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? वास्तविक में होता यह है कि कोई पदार्थ है तो उसके नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? ये कक्षाओं में इस तरीके से बारी बारी से घूमता रहता है, ठीक है। तो ये हर पदार्थ का गुण होता है। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? घूम रहा है। होता क्या है कि कोई मैंने दूसरा पदार्थ लाके इसके बगल में रख दिया, ये कोई दूसरा पदार्थ यहां पर लाकर रख दिया, इसमें भी क्या होगा? इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके सेंटर पे होंगे और इसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा ऑर्बिट में, इसके कक्षाओं में मूव कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, कभी कभी क्या होता है कि ये मान लीजिए पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ठीक, होगा क्या? इसमें से कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन निकल के घूमते घूमते इसमें चला जाएगा, इसमें से घूमते घूमते क्या करेगा? निकल के इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे इसमें क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें चला गया, यानी इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर हमारे पास 10 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे किसकी अधिकता हो जाएगी? 10 है, ये 9 है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन हमारा बचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? इस पे हमारा धन आवेश आ जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन बच गया। अगर मान लीजिए आवेश को हम स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज आ गया। इतना ठीक है? यहां तक समझ में आया? अब क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा कि हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते क्या हो जाए? इसमें चला है, इसका इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इसमें चला है। अगर अब इसमें आ गया इसका इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, तो यहां पे क्या होगा? पहले कितने थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10
प्रोटॉन थे, लेकिन हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी क्या हो गए यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन तो मैनेज कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, इस अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन यानी -q आवेश इस पर आ जाएगा। तो यही उसका गुण होता है कि जब इस पे एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, ये क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, यानी ये आवेशित हो गया, ये यानी ये क्या काम कर रहा है, वैद्युत आवेश की तरह काम कर रहा है। इसके बगल में अगर कोई दूसरा पदार्थ हमारा है तो उस पर क्या करेगा, ये एक बल लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं। वो बल क्या करेगा, दूसरे पदार्थ पे उसको अनुभव कराएगा। तो अगर अनुभव करा रहा है तो उसका कुछ मान होगा, किस प्रकार का बल होगा, ये सारी चीजें भी होंगी, तो उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग यहां समझते हैं कि अगर देखें तो हमारा एक प्रकार से आवेश कितने प्रकार के हो गए, आवेश कितने प्रकार के हो गए बच्चों, एक धन आवेश हो गया और एक ऋण आवेश हो गया, एक धन आवेश हो गया और एक ऋण आवेश हो गया। आवेश हमारे दो प्रकार के हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। इसी तरीके से जो हमारा बल लग रहा है इन दोनों के बीच में, हमारे बल भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, एक आकर्षित बल और दूसरा प्रतिकर्षित बल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। अब उसको हम लोग समझेंगे कि कहां पर हमारा आकर्षण बल लगता है और कहां पे हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहां पर जैसा कि दिया हुआ है, प्रकृति में दो प्रकार के आवेश होते हैं। कौन कौन से, एक धन आवेश हो गया जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, दूसरा हमारा क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह गुण इस पे कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। सजातीय विजातीय होते क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। चलिए देखिए, मैंने बताया अभी कि बल भी कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का, आकर्षण और प्रतिकर्षण। होता क्या है, सजातीय आवेशों मतलब कि सेम चार्ज वाले आवेश, यानी दो धन आवेश अगर हम ले लें, एक यहां पर हमारा धन आवेश रखा हुआ है, दूसरा कोई धन आवेश अगर इसके अगल बगल कहीं लाकर हम रख दें, ठीक है, तो एक धन आवेश ये रखा हुआ है और यहां पर लाकर मैंने दूसरा धन आवेश रख दिया, तो ये क्या हो गए, सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। होता क्या है, जैसे दो मजबूत आदमी हैं, ठीक, एक मजबूत आदमी है, अगर उसके पास कोई उससे भी बड़ा मजबूत आदमी आगे बोले कि तुम हटो ये मेरा एरिया है, होता है कि नहीं, दूसरा मजबूत आदमी आगे बोले कि हटो ये मेरा एरिया है, तो पहला वाला क्या करेगा, उससे लड़ जाएगा, उसको भगाने की कोशिश करेगा। यानी दो सजातीय आवेशों के बीच में जो बल लगता है कौन सा होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। इनको क्या करेगा, दूर की तरफ धकेलते जाएगा, यानी प्रतिकर्षण होगा इनके बीच में। वहीं अगर एक हमारा क्या हो जाए, विजातीय आवेश अगर हो गए, यानी एक तो हमारा धन क्यू है ही, इसके बगल में हम ऋण आवेश लाकर रख दें, -q चार्ज लाकर रख दें, अब क्या होगा भाई, जो मजबूत आदमी रहेगा उसको भगाने की कमजोर वाले की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, कमजोर वाला खुद ही उससे डर के रहेगा, कहेगा चलो आओ भैया से दोस्ती कर लेते हैं हम। तो होगा क्या कि प्लस आवेश, जो धन आवेश हमारा रहेगा, ऋण आवेश को क्या करेगा, अपने साइड आकर्षित करेगा, उसको अपने दोस्त बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हो क्या गया, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, यानी अगर विजातीय एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल, आकर्षण बल लगेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, बल हमारे क्या हो गए, दो प्रकार के हमारे बल हो गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक, यानी आवेश हमारे दो प्रकार के हो गए, बल भी हमारे दो प्रकार के हो गए। और आवेश होता क्या, मैंने बताया पदार्थ का गुण होता है, वह गुण कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ दिया हुआ है कि वैद्युत आवेशों के तीन गुणधर्म क्वांटमीकरण, योज्यता तथा संरक्षण होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से तात्पर्य है कि किसी वस्तु का कुल आवेश सदैव ही आवेश के एक मूल क्वांटम E का पूर्णांकी गुणज अर्थात Q = Ne, Q = Ne होता है। जैसा मैंने भी बताया था कि पदार्थ पर जो आवेश अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस पर एक धन आवेश आ गया। ठीक, मान लीजिए अगर 8-10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने आवेश आएंगे, तो उसी को क्या होता है, इस फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटीकरण इसको बोलते हैं, Q = Ne, जहां पे Q क्या होता है, आवेश होता है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए या गए। अगर जाएंगे तो क्या होगा, धन आवेश होगा, आएंगे तो क्या होगा,
पदार्थ पे ऋण आवेश आएगा। तो यही होता है Q इक्वल टू N इंटू ई होता है, ये फॉर्मूला आता है आवेश का। ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे N इक्वल टू 0 होगा, +-1 +-2 इस तरीके से इन्फिनाइट तक चलेगा। ठीक है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर क्रमशः धन आवेश तथा प्लस इलेक्ट्रॉन तथा माइनस इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस ई चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस ई चार्ज होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे ये चीजें। क्वांटमीकरण, योज्यता तथा संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या हो गया, आवेश को न तो बनाया जा सकता है न इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, इसको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा चीज यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला टॉपिक क्या था, वैद्युत आवेश पढ़ लिया, बल हो गया। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पर, कूलॉम्स लॉ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। किस लिए ये नियम बना था उसको हम लोग पढ़ते हैं। होता क्या है, मैंने अभी बताया कि दो अगर आवेश रखे हैं सजाती और विजाती तो उनके बीच एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा दोस्तों, आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब देखिए वो जब बल लग रहा है तो दोनों आवेश पर किस तरीके से बल का मान क्या होगा, वह बल कितने वैल्यू का, कितना मान है बल का, कैसे बल काम कर रहा है, बल का मान क्या आएगा, बल का सूत्र क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कूलॉम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, कूलॉम लॉ के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच पारस्परिक स्थिर वैद्युत बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी क्या हो गया, अगर दो आवेश हमारे हो गए यहाँ पर Q1 एंड Q2, ठीक, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमको अगर इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो बल किस पे डिपेंड करता है, दोनों के आवेशों के गुणनफल के तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या होगा, अब जब हम अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा या नियतांक आ जाएगा, जिसको हम लोग K बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K से डिनोट करते हैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड कप्पा से बना हुआ है। ठीक है, K बोलते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए यहां हमारा K क्या है, अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक है। क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती अगर नियतांक है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, नई चीज आ गई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, इसको हम लोग वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसका मान अगर कोई माध्यम आ जाएगा तो माध्यम के लिए इसका मान अलग होता है, उसको अभी आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहां क्या दिया हुआ, एसआई मात्रकों में। अब देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम होता है, जिसको हम लोग किससे, C से डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, नियतांक एप्सिलॉन नॉट का प्रायोगिक मान, इसका भी क्या होता है, एक फिक्स मान होता है, एक वैल्यू होता है। क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻12, 8.854 इंटू 10⁻12, और ये उसका क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगी, उसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी भी वैल्यू एक फिक्स होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अब देखिए K का भी, यानी अगर 4 पाई इंटू इसकी अगर वैल्यू हम लोग रख दें तो K का एक क्या आ जाएगा, एक मान आ जाएगा। वो K का मान क्या आता है, K का सन्निहित मान जो होता है 9 × 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्या होता है इसका मान? 9 गुणे 10 के घाते 9 होता है। यानी इसका एक हमारा जो ये k आ गया अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसका एक मान फिक्स होता है। कितना होता है? 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। ठीक है, तभी तो ये नियतांक है, कांस्टेंट है ये। तो ये होता है क्या? कूलम्ब के नियम के अनुसार अगर दो बिंदु आवेश है तो उनके बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में ये यहाँ बताया गया है। तो ये हमारा होता है कूलम्ब्स लॉ होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगर कोई क्वेरी हो, कोई टॉपिक ना समझ में आता हो, ठीक है, तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें। जो भी क्वेरी आप लिख कर भेजें वहां पर, जिससे उसका सॉल्यूशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आता है, थ्योरी पार्ट भी पूछता है कूलम्ब्स नियम क्या है, तो ये थ्योरी लिख देंगे आप, इस तरीके से उसको समझा दिया जाएगा। उसके बाद समझाने के बाद सबका मान कितना होता है मान लिख दीजिए, इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्षेत्र रेखाएं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं। अब देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था, मान लेते हैं एक हमारा धन आवेश है, ठीक, ये रखा हुआ है, तो इसका क्या होगा? इसके अगल बगल के एरिया में, क्षेत्र में इसका कुछ प्रभाव होगा कि नहीं होगा? भाई कोई भी एक इंसान ही क्यों ना होता है, अगर वो कहीं रहता है तो अगर उसका घर है, उसका एरिया है, तो उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ उसका प्रभाव होता है उसके अगल बगल कुछ दूरी तक, कि हाँ भैया ये इनका मोहल्ला है। होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? इसका एक प्रभाव होगा। प्रभाव होता है तो इसका प्रभाव का जो दिशा होगा वो कैसे निर्धारित करते हैं? तो अगर इसका प्रभाव, इसकी जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस डायरेक्शन में होती है? अगर धन आवेश है तो क्या होती है? बाहरी दिशा में होती है। अगर धन आवेश है तो क्या होगा? बाहरी दिशा में इसकी क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यानी आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। यहीं अगर हम ऋण आवेश ले लें, -q चार्ज ले लें, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इस स्थिति में क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं अंदर साइड में होती हैं, इनवर्ड होती हैं। क्या होती हैं? इनवर्ड होती हैं, यानी बाहर से अंदर आती हैं। ये क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं। ठीक है, कि हाँ इसका इफेक्ट है तो इस तरीके से इसकी बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? क्षेत्र रेखाओं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या होती हैं? इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आवेश मुक्त दिक् स्थान में क्षेत्र रेखाएं संतत वक्र होती हैं जो कभी भी टूटती नहीं है। ये क्या होती हैं? ये कॉन्टिन्यूअसली इस तरीके से बढ़ती रहती है, मतलब बीच में कहीं इस तरीके से नहीं कि आई फिर यहाँ पे ब्रेक हुई फिर इस तरीके से चलते रहे। ये क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूअसली एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहती हैं, कभी भी ये क्या होती हैं? टूटती नहीं है। ये क्या हो गया? पहला इसकी विशेषता हो गया। दूसरा क्या है? दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी बनाया है। क्या करती हैं? अगर ये बाहर निकल रही है तो ऐसा नहीं कि दूसरा यहां से निकले ऐसे काटते हुए बाहर निकलेगा। ये क्या होती है? एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? इसका एक तरीका है पढ़ने का, क्यों नहीं काटती। अगर मान लीजिए यहां पर इसको काटे, इस पॉइंट पे इसको काट दिया, तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो एक आवेश की वजह से एक बिंदु पर इसकी एक क्षेत्र की रेखा इधर होगी, एक क्षेत्र की रेखा इस डायरेक्शन में होगी, यानी एक बिंदु पर एक समय में दो दिशाएं मिलेंगी, जो कि क्या है? एक आवेश के कारण किसी एक बिंदु पर एक समय में दो दिशाएं मिल रही हैं। यानी इसका मतलब क्या है? यह संभव नहीं है। क्या है? यह संभव नहीं है कि एक समय में एक बिंदु पर इसकी क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं मिल जाएं। इसीलिए ये क्या करती है? एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, कभी काटती नहीं है। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया।
अब थर्ड वाला देखिए क्या दिया है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारा धन आवेश है, ये हमारा ऋण आवेश है, तो यहां से ऐसे चलेगी, यहां आकर समाप्त हो जाएगी। क्या होगी, यहां चलेगी, यहां आकर समाप्त हो जाएगी। यानी जैसा मैंने डायग्राम में पढ़ा, यानी धन आवेश से दूर जाती हैं, ऋण आवेश के पास आती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाती है। ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये क्या करेंगे, बंद लूप नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि यहां से गई, यहां पे खत्म हो गई, फिर ये आई यहां से, इस तरीके से ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये क्या करती हैं, बस डायरेक्ट इस तरीके से, यहां से हमारी क्या हुई, ये रेखाएं इस तरीके से गई। ठीक है, यहां क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। ठीक है, ये बंद लूप क्या करते हैं, बंद लूप नहीं बनाते हैं ये। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इनकी विशेषता होती है। ये क्या होती है, इनकी विशेषता होती है। इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना के और इन चीज़ों को हम लोग समझा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहला क्लास है आज भौतिक विज्ञान का, जिसमें हम लोग उसके चैप्टर के समरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेसिक चीज़ें थ्योरेटिकल क्या होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, इन सब प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से प्रैक्टिस किया जाएगा, जिससे आप अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। तो आइए इसको देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ये तीनों चीज़ें प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, देखिए एक समायोजन हो गया। अब यहां पर हम एक समायोजन के बारे में बात करेंगे, यानी एक सिस्टम क्या होता है, नाम क्या है उसका, वैद्युत द्विध्रुव। क्या है नाम, वैद्युत द्विध्रुव। इसको वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, बोलते क्यों हैं इसको, आइए देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, परिमाण में समान परंतु विजातीय दो आवेशों, यानी क्या है, परिमाण में समान है, इनका मान क्या है, 1 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम जो भी है, इनका मान क्या है, समान है, दोनों पर समान आवेश हैं। ठीक, आवेशों Q तथा माइनस Q, लेकिन है क्या, विजातीय, यानी एक धन है तो एक ऋण होगा। जिनके बीच की दूरी 2a हो, 2a इन द सेंस कोई भी दूरी हम मान लेते हैं, यानी बहुत कम दूरी इनके बीच की, जिसको हम लोग 2a मान लिए हैं। ठीक है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P का परिमाण 2qa होता है। देखिए होता क्या है, दो हमारे क्या हो गए, परिमाण में समान परंतु विजातीय आवेश। एक मान लेते हैं प्लस Q हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस Q हो गया। ठीक, अगर इनको इन दोनों को एक दूसरे से एक कुछ छोटी दूरी पर रखा जाए, कुछ छोटी दूरी पर रखा जाए, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, मैंने 2a माना है। टोटल दूरी क्या है, 2a है, और 2a अगर होगी तो इसके केंद्र से यहां तक की दूरी क्या होगी, a होगी, और इसके केंद्र से यहां तक की दूरी क्या होगी, a होगी। यानी अगर दो परिमाण में समान तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो इस समायोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी समायोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है तो इसमें एक शब्द आता है कि द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की जिसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है, भाई दोनों पर क्या है, परिमाण समान है, तो क्या हो गया, Q इंटू इनके बीच की दूरी 2a, मैंने दूरी 2a माना है इसलिए इनके बीच की दूरी, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या हो गया, P इक्वल टू Q या 2qa, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाता है। ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, तथा यह द्विध्रुव अक्ष माइनस Q से प्लस Q की दिशा में होता है। अच्छा एक चीज और, द्विध्रुव की जो दिशा होती है, ठीक, क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q के डायरेक्शन में होती है। क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा तो द्विध्रुव हो गया, ये द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया।
हमने पढ़ लिया क्या होता है द्विध्रुव और ये क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया हमने। अब भाई क्या होगा कि अगर ये हमारा समायोजन है तो इसका प्रभाव भी तो पड़ेगा। अगर ये दोनों है तो इससे एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र के अगल बगल कुछ हम बिंदु आवेश रखेंगे तो उस पर उसका मान क्या आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए दिया क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के इसके निरक्षीय या विषुवतीय समतल अर्थात इसके अक्ष के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजरने वाले समतल पर इसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान ये होता है। आइए समझते हैं कहां की बात कर रहा है ये। यानी अगर ये हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस q है, ये माइनस q है, तो इसका एक केंद्र होगा, बीच में कहीं इसका एक केंद्र होगा। तो दिया क्या है इसके केंद्र से निरक्षीय स्थिति, यानी यहां कोई इसके निरक्षीय स्थिति क्या होता है, इसको हम लोग निरक्षीय स्थिति बोलते हैं या क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। यानी यहां से यहां कोई बिंदु A है जिसकी दूरी अगर r है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय बिंदु बोलते हैं, जो कि इसके केंद्र के ठीक ऊपर में होती है। ठीक है, तो यहां से अगर मान लेते हैं r दूरी पर एक पॉइंट A है, यहां पर हम कोई आवेश रखेंगे तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र या इसके वजह से इन दोनों की वजह से यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ये फॉर्मूला होता है जिसको अभी आगे हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिराइव करेंगे कैसे ये मान आता है। तो क्या होता है मान P/4πε0 r क्यूब होता है, r की घातीय 3। लेकिन यहाँ पे एक केस होता है कि r ग्रेटर देन a। पहले इसको देख लीजिए क्या होता है P/4πε0 इंटू 1/a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। लेकिन जब एक केस आ जाता है कि ये r जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी से काफी ज्यादा है, यानी r ग्रेटर देन a है, तब हमारा कौन सा फार्मूला बन जाएगा P/4πε0 r क्यूब हो जाता है। यानी ये यहाँ पर इसकी अगर वैद्युत क्षेत्र की मान निकालेंगे तो P/4πε0 r क्यूब आ जाएगा। उसी तरीके से अगर द्विध्रुव अक्ष केंद्र से r दूरी पर अगर मान लेते हैं इसके अक्षीय स्थिति पे, यानी इसके अक्षीय स्थिति पे केंद्र से r दूरी पर इधर यहाँ पर कोई पॉइंट B है जो इसके अक्ष पे है, ठीक है, तो वहां पे हमारा मान क्या आ जाएगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान आ जाता है। उसी की तरह ये भी 2P/4πε0 r क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल जाता है अक्ष के लिए और ये मिल जाता है निरक्षीय बिंदु के लिए। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला इसका डेरिवेशन भी देखना पड़ेगा और इसको हमेशा लर्न करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से हम लोग ये फॉर्मूला रख के सारी वैल्यू पुट करके उसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकें। ठीक है, यानी यहां से एक चीज देखा जा रहा है कि किसी द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र जो होता है 1/r³ पर निर्भर होता है। यानी द्विध्रुव के वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है r के क्या पावर 3। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, क्यूब के r की पावर 3 हो गया। जबकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र 1/r² पर निर्भर करता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो देखेंगे अगर कोई बिंदु आवेश है तो इसके वजह से जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है 1/r² पे निर्भर करता है। यानी ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र होगा 1/r³ होगा, उस पर निर्भर करेगा, और बिंदु आवेश के कारण जो क्षेत्र होगा वो 1/r³ पर r² पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये सारी चीजें हो गई वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, चलिए यहां क्या दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव एक बल आघूर्ण टाउ का अनुभव करता है। मान लेते हैं कोई हमारा क्या है, एक समान इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में है। ठीक है,
इस दिशा में हमारा एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, ठीक, तो उस पर क्या होगा, एक बल आघूर्ण लगता है। क्या होगा, एक बल आघूर्ण लगता है। मान लीजिए हम क्या वैद्युत द्विध्रुव रख दिए प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पर, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा, एक बल आघूर्ण लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। टाउ का मान क्या होता है, P क्रॉस E होता है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये मान आता है, ठीक। टाउ इक्वल टू क्या हो गया, P क्रॉस E, यानी P हो गया द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, E क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। P क्रॉस E का मतलब क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ टाउ इक्वल टू अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो PE क्या आ जाता है, साइन थीटा, ये मान आ जाता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे तो वहां पे करेंगे। अभी बेसिक चीजें हम लोग शॉर्ट में पढ़ ले रहे हैं कि बल आघूर्ण का अनुभव होता है, ठीक। यानी होता क्या है कि अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक, इसी की दिशा में, तब तो स्थिर रहेगा। इसको अगर हम किसी एंगल थीटा पर घुमा दिए, प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, किसी एंगल थीटा पर घुमा दिए तो होगा क्या, इस पर एक वैद्युत बल इधर लगेगा, इस पर एक इधर लगेगा। यानी क्या करेगा, इसमें एक टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण आ जाएगा जो इसको घुमाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से रहेगा तो इसको क्या करेगा, इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, इस फॉर्म में इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या हो जाता है, बल आघूर्ण हो जाता है, जिसका ये मान होता है। परंतु किसी नेट बल का अनुभव नहीं करता है, लेकिन नेट बल इस पे कोई एक फिक्स बल नहीं लगता है। क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए एक अक्ष पे स्थित होकर ये घूमने की कोशिश करता है, ठीक है। इसको भी ब्रीफ में और पढ़ा जाएगा, इतना समझ लीजिए इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, गॉस का नियम। इसमें देखिए क्या आता है, गॉस लॉ आता है, ठीक है। गॉस लॉ होता क्या है, गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। गॉस लॉ होता है किसी बंद पृष्ठ S से होकर गुजरने वाले किसी विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी गॉस लॉ, गॉस का नियम बताता क्या है कि अगर कोई एक हमारे पास बंद पृष्ठ है, या मान लेते हैं क्या है, एक बंद खोखला गोला है, ठीक, एक डब्बा हो गया, गोला हो गया, कुछ भी हो गया। अगर इसमें हमारे पास कितने आवेश रखे हैं, एक आवेश Q रखा हुआ है, ठीक। तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लक्स हमारा होता है कि किसी बंद पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ में अगर Q आवेश रखा हुआ है तो उससे जो गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स होगी उसका मान क्या होगा, जिसको हम लोग फाइज में विद्युत फ्लक्स का मान होगा, उसमें कितने आवेश रखे हुए हैं, टोटल आवेश Q अपॉन में 1/ε0। यानी क्या होगा, रखे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स जो होती है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कौन बोलता है, गॉस का नियम है ये, ठीक है। ये गॉस लॉ है। क्या होता है कि जितने भी उसमें आवेश रखे हुए उसका 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसमें एक प्लस Q है, यहाँ पे +2Q है, -1Q है, ठीक है। -1Q या -Q लिख लेते हैं, -Q है, यहाँ +4Q है, ठीक। इस तरीके से आवेश ढेर सारे रखे हुए हैं। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा इस पे, +4 +2 +1, 4 2 6 7, 7 - 1 6, यानी 6Q/ε0 हो जाएगा क्या, इसके विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग वहां समझा जाएगा। बाकी गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। उसके बाद क्या दिया है, अब भाई जैसे विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो पदार्थ का जो होता है, जैसे अलग अलग मटेरियल हो गए, उनकी वजह से विद्युत क्षेत्र होता है। अगर उनको आवेशित किया जाता है तो उससे विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, उसको पढ़ेंगे हम लोग। जैसे अभी विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ हम लोग एक समान रैखिक आवेश क्या होता है, घनत्व लैम्डा के पतले अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण
यानी अगर हम देख लें कि अनंत लंबाई का क्या है, एक पतला तार है, अनंत लंबाई का एक क्या है, पतला तार है, ये मान लेते हैं अनंत लंबाई का एक पतला तार है, ठीक। तो इससे r दूरी पर, कहीं इसके r दूरी पर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, E इक्वल टू आता है लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या आता है, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आता है। ये लेमडा होता क्या है भाई, देखिए ये तार है, इसकी लंबाई होगी, तो लेमडा को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। यानी लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि प्रति एकांक लंबाई पर कितने आवेश उपस्थित हैं, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। भाई अगर इसको मैं आवेश दूंगा तो क्या होगा, हर जगह एक प्रकार से समान आवेश फैल जाएगा, ये नहीं होगा कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। इसको अगर मैंने आवेशित किया, आवेश दिया, तो हर जगह हर एक एक लंबाई पे एक समान रूप से आवेश इस पे क्या होगा, वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अगर अनंत लंबाई के लिए बात करेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व का बात करेंगे, तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश यानी Q बाई एल होता है, ठीक है। तो मान हमें क्या मिलता है यहाँ पर, E इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है। यहाँ R बिंदु की तार से लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है, उस बिंदु से गुजरने वाले तार के अभिलंब तल के त्रिज्य एकांक सदिश है, ठीक है। या R n कैफ क्या है, उसका डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में है। अब देखिए दूसरा क्या है, एक समान पृष्ठीय आवेश, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, ठीक है। घनत्व सिग्मा की पतली अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं कि क्या है, एक समतल हमारा इस तरीके से चादर है, ठीक, इस पे क्या है हमारा आवेश पड़ा हुआ है। भाई इसको भी आवेश करेंगे तो क्या होगा, इसके हर एक बिंदु पर समान रूप से आवेश फैल जाएगा। तो दिया है कि पतली अनंत समतल चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी पृष्ठ के आवेश का घनत्व है कि पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश रखा हुआ है, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश रखा हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान पृष्ठीय आवेश। यहाँ पे एन कैफ क्या है, इसका डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है दोस्तों, इतना उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए, ये दोनों चीजें क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसा कि हम बार बार अभी वैद्युत क्षेत्र का मान निकालते आ रहे थे, तो यहां पढ़ भी लेते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र मतलब हो गया कि कोई अगर बिंदु आवेश मान लीजिए ये रखा हुआ है, ठीक, तो इसका क्षेत्र मतलब इसके अगल बगल के जो रिक्त स्थान है, ठीक, वहां पर इसका कहां तक प्रभाव है। प्रभाव मतलब इसका कार्य क्या होता है भाई, धन आवेश है तो इसका एक गुण होगा, इसके बगल में किसी को लाया जाएगा तो उस पर एक बल लगाएगा, तो कितनी दूरी तक इसका प्रभाव लग रहा है, कितनी दूरी तक इसका बल लग रहा है, वो क्या हो जाता है, इसका वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। यानी जैसा देखते होंगे कि हर एरिया में एक भाई बड़ा आदमी होता है, थोड़ा बदमाश टाइप का होता है, उसका अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक। कोई दूसरा आएगा बाहुबली तो क्या करेगा, उसको मार के भगाने की कोशिश करता है, यानी वहां पे प्रतिकर्षण बल लगा दिया। कोई अगर आ गया क्या, उससे कमजोर आ गया, उसके लायक आ गया, तो उसको दबा के उससे दोस्ती कर लेगा, कहेगा आओ तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। यानी इसका एक एरिया होगा, उसी क्षेत्र तक काम करता होगा, ठीक। अगर वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो दूसरा क्षेत्र वाला भी उसको मार के भगा देगा, कहेगा चलो यहाँ से निकलो, ये हमारा क्षेत्र है। यानी कि इसका क्या है, इसका एक अगल बगल का रिक्त स्थान है जहां तक इसका प्रभाव है, यानी उसके अंदर अगर किसी आवेश को लाएंगे तो उस पर एक बल का अनुभव करेगा। अगर मान लीजिए इसके क्षेत्र के बाहर रहेगा तो कोई अनुभव नहीं करेगा। वही क्या होता है, आवेश का जो क्षेत्र होता है, वैद्युत आवेश का क्षेत्र, उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यानी एक बिंदु के चारों ओर का वह रिक्त स्थान जिसमें आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। मतलब कोई आए तो लगे हाँ भाई यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, हमको मार के भगा रहा है या तो बुला रहा है, यानी इसका एक प्रभाव है, तो क्या हो जाएगा, उसी बिंदु को वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
जिस बिंदु पर अनुभव किया जा सके उसी को क्या कहेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। यानी इसके अगल बगल का एक एरिया होगा जहां पे किसी आवेश को हम लोग लाएंगे इसके अंदर, ठीक है, वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो क्या करेगा, एक अनुभव करेगा प्रभाव का, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा कि हाँ भाई यहां तक इसका इफेक्ट है, प्रभाव है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। प्रति एकांक यानी 1 कूलम का अगर हम चार्ज ला रहे हैं, यहाँ पर आवेश ला रहे हैं, तो E इस पर जितना बल लगाएगा वही क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। यानी E इक्वल टू F/Q0। मान लेते हैं हमारा Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने पे उस पे लगने वाला जो बल होता है क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के मान के बराबर होता है, ठीक है। यानी प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल का प्रतिबंधित मान उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, अर्थात E इक्वल टू F/Q0। ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम लोग इसका यूनिट निकालना चाहे, इसकी इकाई निकालना चाहे, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, इसका वैद्युत क्षेत्र का जो यूनिट होगा, इकाई होगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग विद्युत आवेश पढ़ना था, वो भी पढ़ लिए। वैद्युत क्षेत्र का स्टार्ट हो गया, वैद्युत क्षेत्र के भी बारे में पढ़ लिए। इसका अलग अलग अभी हम लोग 2-3 पॉइंट पे मान निकालना पड़ेगा कि इसका मान कहाँ कहाँ कैसे होगा, ठीक है। उसको जब आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसका मान कैसे आ रहा है। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, निश्चित परंतु छोटी दूरी से पृथक दो समान परंतु विपरीत आवेश वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कार्य करते हैं वो लोग, या इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक सिस्टम हो गया, एक समायोजन हो गया। हम लोगों ने अभी पढ़ा था पिछले स्लाइड पे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ठीक, हम लोगों ने बनाया था। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, ये भी पढ़े थे हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव से उसकी विस्युति रेखा पर यानी निरक्षी बिंदु पर उसका मान कितना, r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र कितना होता था, E इक्वल टू, ये वैल्यू आती थी, हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, P/4πε0 r3, एक छोटे द्विध्रुव के लिए, ठीक है। यानी उनके बीच की दूरी हो जो बहुत छोटी हो। क्लियर है। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हाँ, ये भी हम लोग अभी पढ़े हैं कि एक अनंत लंबाई आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अथवा लैम्डा आवेश घनत्व, इसी को क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत लंबाई के आवेशित चालक किसी बिंदु पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसका वैल्यू क्या हो गया था, E इक्वल टू λ/r आया था, जहां पे लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, λ इक्वल टू Q/L, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उस पर कितना आवेश उपस्थित है, ठीक है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू। चलिए इस चैप्टर का, इस अध्याय का जो समरी था उसको शॉर्ट में आज मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग जितनी देर मैंने पढ़ाया उतना देर ध्यान से एकाग्र होकर आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन करें हमारे चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका सॉल्यूशन आपके बीच जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए अलविदा। आपके बीच मैंने लाया पहला लेक्चर, आपको समझ आया, आपने मेहनत दिया, आपने अपना समय, कीमती समय दिया हमारे लिए। और अब आगे जो क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना होगा तो आपको हमारे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।